लेट्स लर्न एमिल्यूरेट. व्हाट इज द मीन ऑफ एमिल्यूरेट? किसी चीज़ का सुधार करना, उन्नति. पॉजिटिव वर्ड होता है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कीप इट दिस थिंग इन योर माइंड. दैट इज वर्ब. मीन्स वर्ब क्या होता है? कोई एक्शन टर्म में किया जा रहा है, मतलब किसी के होने का पता चलता है. आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच और इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑलरेडी कराई हुई है. कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच है विच आई विल डू इट लेटर. इसका मतलब होता है सुधार और उन्नति. टू मेक बेटर, टू मोर टॉलरेबल, improve, enhance, help और benefit. These are the synonyms of ameliorate. ये सब क्या है? इसके सिमिलर वर्ड्स हैं. किसके सिमिलर वर्ड्स हैं? एम्यूलरेट के सिमिलर वर्ड्स हैं. चलिए एग्जाम्पल से सीखते हैं. He works hard to ameliorate his family's poor circumstances. और वो क्या करता है? वो बहुत मेहनत करता है. किसके लिए मेहनत करता है? अपने घर के जो बुरी कंडीशंस को सुधारने के लिए बहुत मेहनत करता है. Nothing can be done to ameliorate the situation. सिचुएशन को ठीक सुधार करने के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता. कोई भी परिस्थिति है तो उसमें एम्यूलरेट का यूज़ इस तरह से किया जा रहा है कि अगर कोई बहुत ही ऐसी सर्कमटेंस है जिसको चेंज नहीं किया जा सकता है, तो बदलाव नहीं किया जा सकता है, तो उसके लिए यहाँ पे एम्यूलरेट का यूज़ हुआ है कि उसको सुधारने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता. एमिनेबल. व्हाट इज द मीन ऑफ एमिनेबल? दैट इज एडजेक्टिव. फर्स्ट ऑफ ऑल कीप दिस थिंग इन योर माइंड. इसका मतलब क्या होता है? उत्तरदायी. उत्तरदायी कौन होते हैं? जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से लेते हैं, जिम्मेदार होते हैं, उनको बोलते हैं. यस. ओबीडियंट. ओके. एग्रीएबल. ओबीडियंट आई थिंक दो बार लिखते हैं. कंट्रोलेबल. ओ कंट्रोलेबल. गवर्नेबल. परसुएडेबल. ये सब इसके सिमिलर वर्ड्स हैं. शी वॉज ऑलवेज अ वेरी एमिनेबल चाइल्ड. वो कैसी बच्ची थी? जो कि बहुत ही जिम्मेदार थी अपनी फैमिली में, काम करने के प्रति फैमिली के लिए. दे हैड 3 वेरी एमिनेबल चिल्ड्रन. उनके 3 बच्चे थे और जो कि तीनों के तीनों बहुत ही जिम्मेदार बच्चे थे या ओबीडियंट चिल्ड्रन थे. 53. एमिनिटी. व्हाट इज द मीन ऑफ एमिनिटी? सिविल एमिनिटीज चैप्टर एसएसटी. जिन्होंने एनसीईआरटीज पढ़ी है, जो पढ़ते हैं और क्लासेस में भी पढ़ते हैं, तो एमिनिटी का मतलब सेम वही होता है जिसका मतलब होता है सुख सुविधा. सिमिलर एमिनिटीज होती हैं जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिली हुई होती हैं. गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट स्कूल और गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो ये सब जो हमें सुख सुविधाएं मिली होती हैं, रेलवे, ये सब जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से सुख सुविधा मिली है, उसके लिए एमिनिटी का यूज़ किया जाता है. यहाँ पे प्लीजेंटनेस, अट्रैक्टिव, कंफर्टेबल फीचर, फैसिलिटी, सर्विस, कन्वीनियंस, ये सब क्या है? इसी के सिमिलर मीनिंग है. द बिल्डिंग विल बी डेवलप्ड एज अ पब्लिक एमिनिटी. अब कोई भी ऐसी चीज़ जो पब्लिक के लिए कॉमन हो जाती है, तो वो गवर्नमेंट की अथॉरिटी में कहीं ना कहीं आ जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट ही उसको अलाउ करती है. ओके. तो ये जो बिल्डिंग है वो क्या हो जाएगी? पब्लिक एमिनिटी हो जाएगी, मतलब पब्लिक की सुख सुविधाओं के लिए यूज होने लग जाएगी. The town has been carefully designed to offer its visitor every amenity. जो शहर है वहाँ के विजिटर्स के लिए और उनकी सुख सुविधाओं को प्रदान करने के लिए बहुत ही सावधानी पूर्वक डिज़ाइन किया गया है. एमिएबल. एमिएबल, AMI और एमी और फिर इसके बाद एबल. इसमें सिर्फ 2 सिलेबल्स ही लगेंगे. तो दैट इज एडजेक्टिव, मतलब सुशील सौम्य. सुशील सौम्य कैसे? जो बहुत डिसेंट होते हैं, जो बहुत सॉफ्ट होते हैं. ओके. फ्रेंडली होते हैं, काम होते हैं, जिनकी तो बहुत वैसी क्या कहा जाए ना, फेमिनिज्म वाली एनर्जीज बहुत अच्छी होती है, उनको ही बोलते हैं. नाइस, एग्रीबल, एफेबल, कॉर्डियल. कॉर्डियल मतलब फ्रेंडली. वार्म हार्टेड, गुड नेचर्ड. ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? किसके सिनोनिम से? एमिएबल के एग्जाम्पल्स हैं. The driver was an amiable young man. जो ड्राइवर था वो क्या था? बहुत ही सुशील, या ये कह सकते हैं बहुत ही अच्छे व्यवहार का एक यंग मैन था, जवान इंसान था. रोहन इज सॉफ्ट स्पोकन एंड एमिएबल. ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट मुझे लगा, इसलिए मैंने लिखा, क्योंकि एक माइंडसेट के साथ बॉयज़ का रहता है कि हम कैसे सॉफ्ट हो सकते हैं. हाउ कैन बी सॉफ्ट? नो. दोज हु आर वाइज, they can be. Those who are intelligent, they are. Those who know how to use their intellectual mind, they will be. Otherwise, जो
जैसे मूवीज़ में दिखाया जाता है ना, आसानी से गुस्सा कर देना। मैं कभी भी मोबाइल देखती हूँ तो देखती हूँ जो ज़्यादा चिल्ला रहा होता है लोग सोचते हैं यार यही हीरो है। तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मेरा शायद ओपिनियन थोड़ा अलग है। तो मेरे हिसाब से रेलिवेंट चीज़ों पे गुस्सा होना दैट इज़ ओके। अदरवाइज इफ मैन इज सॉफ्ट स्पोकन दैट इज अ मैन। एमनेस्टी, व्हाट इज द मीन ऑफ एमनेस्टी? एमनेस्टी एक नाउन होती है, ये एक राज क्षमा बोला जाए ना, राज क्षमा मतलब जो आम माफी दी जाती है। आम माफी का मतलब क्या किया जाए, जिसका अर्थ देखिए वैसे तो यहाँ पे लिखा है पार्डन। रिप्राइव, रिप्राइव होती है जब किसी के लिए फांसी को स्थगित कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, एक आम माफ़ी दे दी जाती है फांसी को रोकने के। आपका आपको पता है कुछ रूल्स होते हैं जिसकी बेसिस पे प्रेसिडेंट चाहे तो फांसी लास्ट में रोका भी जा सकता है, तो वो एमनेस्टी होती है। ओके, रिलीज, डिस्चार्ज, डिस्चार्ज कहाँ से होते हैं, हॉस्पिटल से होते हैं। लिबर्टी मतलब बहुत पूरी फुल फ्रीडम, एग्जैक्टली। तो ये सब इसके ही सिनोनिम्स हैं। एन ऑफिशियल पार्डन फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव वायलेटेड अ लॉ और पॉलिसी, किसी भी कानून या किसी भी नीति का उल्लंघन करने करने वाले लोगों के जो पूरा ग्रुप है उनके लिए क्या कहा जाए, ऑफिशियली माफ़ी। मतलब किसी ने सपोज हमारे गवर्नमेंट लॉ के खिलाफ कुछ गलत काम किया और उन सब पूरे ग्रुप के लोगों को एक आम माफ़ी दे दी जाती है। ही वॉज रिलीज फ्रॉम प्रिजन, और वो कहाँ से रिलीज हुआ, प्रिजन से रिलीज हुआ अंडर एन एमनेस्टी। और देखिए मैंने अभी यहाँ बताया ना आम माफी राज क्षमा दी गई है, क्यों दी गई है, कुछ मूवीज़ में भी दिखाया जाता है। मेरे को नाम यार एक्चुअली मैं मूवीज़ बहुत कम देखती हूँ, और आज के टाइम में तो मैं बहुत सिलेक्टिव हूँ मूवीज़ के लिए, क्योंकि इफ़ यू आर स्पेंडिंग मनी ओवर मूवी देन यू शुड हैव क्लियर माइंड सेट। यू आर पुटिंग योर एनर्जी, आप अपना पूरा एनर्जी रख रहे हैं, आप अपनी पूरा पैसा, पैसा इतना नहीं लगता है लेकिन आप अपने वो जो टाइम दे रहे हैं ना, दैट टाइम इज प्रीशियस, तो वो आप गलत जगह ना दें। अमोरल, व्हाट इज द मीन ऑफ अमोरल? दैट इज एडजेक्टिव, अनैतिक। अमोरल वो चीज़ होती है जो मॉरली अगेंस्ट होती है, जो सही नहीं होती, उसको बोलते हैं मॉरल। अनैतिक होती है, नीतिहीन होती है, जिसमें कोई भी तरह का लैक देखेंगे ना मॉरली, अगर इफ समवन इज मिसबिहेविंग विद यू दैट इज इमोरल बिहेवियर। लैकिंग अ सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, जिसके अंदर समझ की कमी है, सही क्या है गलत क्या है। एक एग्जांपल आई थिंक मैंने कल ही दिया था, जो जिसका माइंड बहुत कंफ्यूज होता है वो करते हैं इस तरह का बिहेवियर। नीदर गुड नॉर बैड, ना ही तो अच्छा है ना ही तो गलत है। विदाउट मॉरल फीलिंग, जिनके अंदर है ना मॉरली लैकिंग होते हैं, जिनके मॉरल एथिक्स अच्छे नहीं होते हैं, जिनके अंदर वैल्यूज़ की कमी होती है, वहाँ पे देखा जा सकता है इस चीज़ को। द फिल्म वॉज वायलेंट एंड अमोरल, एग्जैक्टली। अभी ये मूवी के लिए मैंने क्यों ऐसा बोला, इवन दो आई डेंट वॉच दैट मूवी बट आई गॉट रिव्यू, मुझे ना मैंने वो मूवी नहीं देखी है बट उसके बारे में बस रिव्यूज़ वगैरह मैंने देखे, एक दो सीन्स वगैरह देख लिया, तो मैंने कहा इट्स बेटर नॉट टू वेस्ट टाइम और मनी। एंड वो है हमारी एनिमल। ऐसा नहीं है कि मैं अगेंस्ट हूँ कि लोगों को नहीं जाना चाहिए, लोग जा रहे हैं उस जगह तो उनका इंटरेस्ट है, बट कितना वायलेंट है और कितनी, मतलब एक होता थोड़ी पूरी मूवी, और पीपल आर रियली इंटरेस्टेड। आई स्ट्रांगली डिसएग्री विद दिस अमोरल अप्रोच टू पॉलिटिक्स, मैं कंप्लीटली डिसएग्री करता हूँ, मतलब मैं इस चीज़ में बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ विद दिस अमोरल अप्रोच टू पॉलिटिक्स। किसी भी तरह की पॉलिटिक्स जिसमें अनैतिक किसी भी तरह का काम हो रहा है जो कि सही नहीं है, उस चीज़ के लिए मैं एग्री नहीं करता हूँ या करती हूँ। नाउ 57, एम्ब्रेस, इट इज एम्ब्रेस, इट मीन्स जो कि लव रिलेटेड होता है, प्रेम संबंध से रिलेटेड, ये एक एडजेक्टिव है, फीलिंग लव होगा। रिलेटिंग इन लव स्पेशली इन सेक्सुअल सेंस, लस्टफुल, इराटिक एंड पैशनेट, ये सभी ही इसके सिनोनिम्स हैं। अर्पिता हैड रिजेक्टेड हिज एम्ब्रेस एडवांसेस, जो भी अर्पिता को या किसी भी जन के लिए बोल सकते हैं, उसने क्या कर दिया है, जिस भी तरह के उसको एम्ब्रेस एडवांसेस मिल रहे थे उन्होंने उनको सबको क्या कर दिया, इनकार, उसको लेने से इनकार कर दिया अर्पिता ने। ही बिकेम क्वाइट एम्ब्रेस एट द ऑफिस पार्टी, और वो क्या हो जाता है, ऑफिस पार्टी में काफ़ी एम्ब्रेस बिहेव करने लग जाता है, एम्ब्रेस हो जाता है।
ओके, या बिहेव करने लग जाता है उस तरह से ऑफिस पार्टी में। 57, अमॉर्फस। अमॉर्फस क्या है? एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है आकारहीन और आकार रहित। इसको हम शेपलेस भी कह सकते हैं, विदाउट रेगुलर एंड स्टेबल शेप कह सकते हैं, अनफॉर्म्ड कह सकते हैं, या अनशिफ्ट कह सकते हैं। आई रियली कांट अंडरस्टैंड हिज अमॉर्फस आइडियाज। मैं उसके बिल्कुल शेपलेस या आकारहीन विचारों को क्या नहीं कर सकती, नहीं समझ सकती। These solids are said to be amorphous. ये जो सॉलिड्स हैं या ठोस कोई भी चीज़ होती है, अगर वो शेपलेस होती है उस बेस पे हम अमॉर्फस का यूज़ कर सकते हैं। 59, एनार्की। व्हाट इज इट? एनार्की, इट मीन्स नाउन। ये एक नाउन है। नाउन का मतलब संज्ञा है। अगर देखें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखें तो मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसमें गड़बड़ी होना, अव्यवस्था होना, जिस तरह की जैसे लॉलेसनेस, किसी भी तरह का कानून नहीं है, जहाँ पे डिसऑर्डर है, एब्सेंस है गवर्नमेंट का, कंट्रोल नहीं है, जहाँ राइट्स हो जाते हैं, जहाँ दंगे हो जाते हैं, रिबिलियन, म्यूटिनिटी, ये सब इसी से रिलेटेड ही क्या है? म्यूटनी। म्यूटनी मतलब गदर होता है। तो देखिए राइट्स, रिबिलियन, ये रिबिलियन मतलब विद्रोह हो जाना, म्यूटनी गदर हो जाना, तो ये सब किससे रिलेटेड है? ये हमारे अनार्की से रिलेटेड है, सिमिलर वर्ड्स हैं। ओके, द क्लासरूम वॉज इन अ कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ अनार्की। जो कोई भी क्लास है वो किस तरह थी? कांस्टेंट स्टेट थी। कांस्टेंट मतलब एक जैसी, लंबी समय तक एक जैसे स्टेट थी। किस तरह से? जिसमें बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं कह सकते हम, मैं यहाँ पे एकदम अपोजिट बोल रही हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा अव्यवस्था थी। अनार्की ना, स्टेट ऑफ अनार्की मतलब वहाँ पे बहुत ही गड़बड़ी थी क्लास में। द प्रिजन इज क्लोज टू अनार्की। जो प्रिजन है वो अब बंद हो गया, किसके लिए? किसी भी तरह की गड़बड़ी के लिए या अनार्की के लिए बंद हो गया। प्रिजन मतलब जेल। आप लोग अपनी कमेंट्स दीजिए, मुझे कमेंट्स आते हैं, मैं देखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि लोग देख रहे हैं। और ये बहुत ही स्मॉल एफर्ट है, जो मैं, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत लॉन्ग वीडियोस बना रही हूँ, मैं बस स्मॉल वीडियोस बना रही हूँ, जो कि मैं काफ़ी समय से पढ़ा रही थी। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना इस चीज़ को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, और धीरे धीरे करके आप लोग, बस मैं चाहती हूँ आप लोग अपने जब भी वीडियोस देखते हैं तो आप पूरा देखिए उसको, लाइक, और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपने सुझाव दीजिए। अगर आपको कोई चीज़ में कमी लगती है, अच्छा लगता है तो आप बताइए, और अगर कोई चीज़ बुरी भी लगती है तो प्लीज़ बताइए, सो मैं उसमें चेंजेस कर सकूँ। एंड हम आज लास्ट 60 वर्ड देखते हैं, दैट इज़ एनालॉजी। एनालॉजी क्या होता है? ये एक नाउन होता है। इसका मतलब क्या होता है? समानता बोलते हैं, समरूपता बोलते हैं, मीन्स सिमिलैरिटी। अ कंपैरिजन ऑफ वन थिंग टू अनदर, एक चीज़ का दूसरी चीज़ से कंपैरिजन। एनालॉजी मीन्स सिमिलैरिटी, एक चीज़ का दूसरी चीज़ से कंपैरिजन। ओके, देयर इज अ गुड एनालॉजी विद लाइट। जो सबसे अच्छी समानता है वो क्या है? एक तरह की रोशनी के साथ है। मतलब हम देखते हैं लाइट के बारे में बात की जाती है, पॉजिटिविटी, जब बोलते हैं लाइट है तो दैट मीन्स दैट इज पॉजिटिविटी। आपका माइंडसेट, आपकी सोल बहुत खुश हो जाती है उस चीज़ में। तो उस किसके बताया गया है? देयर इज अ गुड एनालॉजी। ये क्या है? विद लाइट, लाइट के साथ जिसकी अच्छी क्या हो? सिमिलैरिटी हो। द ट्री ऑफ नॉलेज इज द अप्रोप्राइट एनोलॉजी। जो ज्ञान का जो वृक्ष होता है वो क्या है? एक बहुत ही सही प्रकार की क्या है? एनोलॉजी है। व्हाट इज इट? इट इज एनेक्डोट। सो इट इज अ नाउन। ये एक नाउन है, एक संज्ञा है, जिसका अर्थ होता है कोई छोटी सी कहानी। ओके, या किसी भी चीज़ का उपाख्यान, मतलब छोटा सा व्याख्यान करते हैं उसको कहते हैं। अ शॉर्ट अकाउंट ऑफ ह्यूमरस और रिवीलिंग इंसिडेंट, मतलब एक बहुत छोटा सा हास्यप्रद और कोई भी एक इंसिडेंट शेयर किया हो, वो एक कोई भी स्टोरी। टेल इन द सेंस छोटी कहानी को बोलते हैं, नैरेटिव। तो ये सब इसी के ही सिनोनिम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज़ अ रिच स्टोर ऑफ एनेक्डोट। कोई भी बुक होती है, स्पेशली जो जिनमें स्टोरीज होती हैं, उनके अंदर उनके लिए बोला जाता है द बुक इज़ अ रिच
स्टोर ऑफ एनेक्डोट, जो बुक होती है, जो अच्छी बुक होती है, उसमें क्या होता है, बहुत छोटी छोटी कहानियाँ बड़े अच्छे तरीके से होती है. फ्रेड, देयर इज अ नेम, इट इज़ अ नेम, टोल्ड एन एनेक्डोट अबाउट हिज चाइल्डहुड. फ्रेड ने क्या बताया, अपने चाइल्डहुड की कोई छोटी सी कहानी के बारे में सबको बताया. ओके, ये सिंपल सिंपल से उदाहरण हैं जिनकी वजह से हम इन डिफ़िकल्ट वर्ड को यूज़ कर सकते हैं. और आपसे कहूँगी आप भी बनाइए. ये जो सिंपल वर्ड्स दिख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं. अगर आप कोई भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे. एग्ज़ाम्स में आते हैं ये वर्ड्स. एंग्विश, व्हाट इज़ इट? एंग्विश ये क्या है, एक नाउन है जिसका अर्थ होता है वेदना या पीड़ा, जो बहुत दर्द होता है उसको बोलते हैं एंग्विश. ग्रीफ होता है, पेनफुल कंडीशन होती है, उसको बोलते हैं एगोनाइजिंग फिजिकल और मेंटल पेन. कोई भी तरह का फिजिकल पेन हो, शारीरिक दुख हो या मानसिक दुख हो, जो बहुत ज़्यादा जिसमें दुख होता है ना, पीड़ा होती है, उसको बोलते हैं एंग्विश. एग्नी, टॉर्मेंट, ये सब डिफरेंट सिनोनिम्स हैं इन्हीं के. टॉर्चर, सफरिंग, जो काफ़ी लंबे समय से आप किसी पेन या सिचुएशन में, पेनफुल सिचुएशन में होता है, उसे बोलते हैं. मार्क लुक्ड एट हिम इन एंग्विश, और जो मार्क है उसने देखा, अपनी फ्रेंड को देखा होगा, हिम कोई लड़का है, इन एंग्विश बहुत ही गुस्से में, बहुत ही दुख में देखा, उसने वेदना में देखा. टीयर्स ऑफ एंग्विश फिल्ड हर आइज, जो दुख के आंसू थे उसकी आंखों में क्या हो गए, भर गए. सबका जब कोई भी जन इमोशंस में होता है या पेन में होता है तो इस तरह के इमोशंस हम फील करते हैं. एनिमोसिटी, एनिमोसिटी क्या होता है, मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स को ब्रेक करके सिलेबल्स के हिसाब से पढ़ सकते हैं और सही तरह से इसको प्रोनाउंस भी कर सकते हैं. एनिमोसिटी, ओके, ये एक नाउन है जिसका अर्थ होता है कोई भी तरह का बैर या दुश्मनी. रिजेंटमेंट, हॉस्टिलिटी, इलविल, इलविल मतलब होता है बुरी इच्छा किसी के लिए कर रहे हैं. एंटीपैथी, हॉस्टिलिटी, एंटागोनिज्म एंड एनिमिटी. तो ये सारे जो इसके सिनोनिम्स कौन होते हैं, एनिमोसिटी के सिनोनिम्स होते हैं. शी फेल्ट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनिमोसिटी टुवर्ड्स हिम, वो एक निश्चित, मतलब क्या कहा जाए, किसी के लिए घृण, किसी के लिए दुश्मनी और बैर का भाव रखना. तो किसी व्यक्ति के लिए एक सर्टेन अमाउंट की वो बैर भाव रखती है, उसने फील किया पास्ट टेंस में. आई कुड सेंस द एनिमोसिटी बिटवीन दैम, मैं क्या कर सकता था, मैं दो लोगों के बीच में जो दुश्मनी थी उसका जो फीलिंग थी, एक तो चाहे हेट्रेड हो चाहे वो लव हो, किसी भी तरह का इमोशंस होता है, अगर बहुत ही वैलिड है और सामने वाला इंसान उस चीज़ को फील कर लेता है, जो कि बहुत ऑब्जर्वेंट होता है, वो बहुत अच्छे से समझ जाता है कि सामने है क्या, तो आप बहुत आसानी से इसका एग्जाम्पल बना सकते हैं. एनोमली, व्हाट इज़ द मीन ऑफ एनोमली? एनोमली मीन क्या होता है, असंगति, जो अलग हो, बिल्कुल सिमिलर नहीं हो, डिफरेंट हो, अलग हो, संगत नहीं करने वाली हो. ये एक नाउन है. एन एब्रेशन, इरेगुलरिटी, जो रेगुलर नहीं हो, जैसे मैं यहाँ पे आपको इन दिनों रेगुलर वीडियोस आ रहे हैं आपके पास, अगर बीच में 1-2 दिन नहीं आता है तो इरेगुलर हो जाएगा. ओके, डेविएशन, फ्रीक, एक्सेप्शन, डिपार्चर, वेरिएशन. ओके, तो ये सब किसके, एनिमली के ही एग्जाम्पल्स हैं. दिस फैक्ट अलोन एक्सप्लेन द सन क्लाइमेट एनोमली, यह एक सच एक्सप्लेन करता है कि जो सन और क्लाइमेट उन दोनों के बीच में क्या है, एक विसंगति है या असंगति है, संगति एक साथ नहीं है. अ हाउस विदाउट अ रूफ इज एन एनोमली, एक घर बिना छत के एक एनोमली है, मतलब एक विसंगति है. कैसे? क्योंकि उसमें ठंडा भी रहेगा, उसमें जो वेट मतलब गीला भी रहता है, तो इस वजह से वो घर कैसा, बिना छत का जो घर होता है वो अपने आप में ही, आप खुद समझ सकते हैं उसमें कितनी चीज़ों में चेंजेस आ सकते हैं उस घर में, तो उस बेसिस पे किया गया एनोमली का यूज़. एंटीसीडेंट, व्हाट इज़ द मीन ऑफ एंटीसीडेंट? ये एक नाउन है, पूर्व पद और पूर्व इतिहास. ये पूर्व पद, पूर्व इतिहास इन द सेंस जो पास्ट से रिलेटेड होता है ना, जो हमारे पूर्वज होते हैं, लाइक हमारे पेरेंट्स के भी पेरेंट्स, उनके भी पेरेंट्स, उस बेसिस पे. प्रीकुर्सर, फॉररनर, एंसेस्टर, फोरफादर, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं, एंटीसीडेंट के एग्जाम्पल्स हैं. समवन और समथिंग दैट वेंट बिफोर, जो हमसे पहले, या जो चीज़ कह सकते हैं, या कोई भी व्यक्ति हमसे पहले आया हो इस दुनिया में, जो हमसे पहले आए हैं वो कौन हुए, एंटीसीडेंट हुए.
योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स कुड बी सेड टू बी योर एंटीसेडेंट। आपके पेरेंट्स और उनके भी पेरेंट्स हमारे क्या हो सकते हैं, पूर्वज होते हैं, है ना, ये कहा जा सकता है। दे केम बिफोर यू मीन्स ये आप हमारे से पहले आए हुए होते हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे, एंटीसेडेंट बोलेंगे। एंटीपैथी, देखिए एक होता है इम्पैथी। इम्पैथी वो होती है जो दूसरों को देख कर के हम उस फीलिंग को खुद फील करते हैं, वो तो होती है इम्पैथी। ओके, और वो होती है एंटीपैथी, वो बिल्कुल अपोजिट होती है। एंटीपैथी क्या होती है, किसी के लिए नेगेटिविटी एक्सट्रीम लेवल पे घृणा बोलेंगे, द्वेष बोलेंगे, और ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है कि कोई बहुत ही मतलब फ्रॉम द कोर ऑफ द हार्ट, फ्रॉम डिसलाइक, बहुत किसी को नापसंद करना, हॉस्टिलिटी, अपोजिशन, डिस्गस्ट, ये सब फीलिंग्स हैं और बड़े ही अलग अलग तरीके से इनके नेम्स हैं दिए गए हैं जो कि एंटीपैथी से रिलेटेड हैं। यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया गया इन वर्ड्स के थ्रू। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक टूवर्ड्स समवन और समथिंग। ये एक बहुत ही, मैंने कहा ना, स्ट्रॉन्ग फीलिंग है किसी के प्रति। कैसी फीलिंग है, किसी के लिए नेगेटिव, डिसलाइक करना किसी को, किसी व्यक्ति को या किसी चीज़ को जो आप पसंद बिल्कुल नहीं करते हैं। आई फील एन एंटीपैथी अगेंस्ट देयर बिहेवियर, और मैं वो घृणा फील करती हूँ जो दूसरों के अगेंस्ट होती है। अगर किसी के अगेंस्ट कोई गलत बिहेवियर होता है तो उसके लिए मेरे अंदर क्या है, बहुत नेगेटिविटी है, या मैं कहूँगी मैं उस व्यवहार को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूँगी। ओके, एंटीथीसिस, एंटीथीसिस क्या होता है, एंटीथीसिस मतलब होता है डिफरेंस और किसी चीज़ का विरोध, मतलब पूरा विपरीत। एंटीथीसिस एक अलंकार भी होता है फिगर ऑफ स्पीच में। ओके, सो हेयर इट इज़ अ नाउन, और अगर कोई भी डिफ़िकल्ट स्पेलिंग होती है तो आप उसको सिलेबस इन द सेंस उस एक शब्द के पार्ट्स पर कर लीजिए, जिससे आपको ईजिली याद करने में हेल्प मिलेगी। सो लाइक दिस। ओके, तो उससे क्या हो जाएगा, एक तो आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो जाएगा, अनदर थिंग इज़ दैट आप डिफ़िकल्ट स्पेलिंग को अच्छे से याद कर पाएंगे। और ये इसके सिनोनिम्स हैं, रिवर्स, रिवर्सल, इनवर्स, इनवर्स माने भी बिल्कुल उल्टा, द डायरेक्ट अपोजिट, जो बिल्कुल ही उल्टा हो। लाइक पेशेंस इज द डायरेक्ट एंटीथेसिस ऑफ एंगर, जो पेशेंस है वो एंगर के बिल्कुल अपोजिट क्या है, एक बिहेवियर है, इमोशन है। अगर सामने वाला अग्रेशन में है और अगर आपने पेशेंस रखा हुआ है तो सिचुएशन को अच्छे से संभाला जा सकता है, और अगर आप भी गुस्से में हो, सामने वाला भी हो, तो सिचुएशन किसी भी कीमत पे ठीक नहीं होगी। लव इज द एंटीथेसिस ऑफ सेल्फिशनेस, जो स्वार्थी व्यवहार होता है जिसमें सिर्फ खुद के बारे में सोचा जाता है, वो वाला व्यवहार बिल्कुल अपोजिट होता है कौन सा इमोशन, लव का। क्योंकि जो लव होता है वो दूसरों की भलाई में, अच्छाई में, पॉजिटिविटी में क्या करता है, वो उसका नेचर होता है लव का। और सेल्फिशनेस क्या होता है, जो सिर्फ अपने बारे में बात होती है। तो बिल्कुल अपोजिट बिहेवियर है यहाँ पे, और इमोशन से, नॉट बिहेवियर, इट इज़ एन इमोशन। अपार्थाइड, अपार्थाइड एक मूवमेंट था जो कि साउथ अफ्रीका में हुआ था। ओके, सो रंग भेद का, जो नस्लीय लोग, मतलब जिन लोगों का कॉम्प्लेक्शन जहाँ पे वो रहते थे साउथ अफ्रीका में, क्योंकि वहाँ पे फेयर कॉम्प्लेक्शन के लोग रहते हैं, तो उन लोगों के अंदर एक तरह का रेशियल बिहेवियर था, दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं था। तो उसके लिए द अबहॉरेंट पॉलिसी ऑफ रेशियल सेग्रीगेशन एंड ऑपरेशन इन द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका। तो अबहॉरेंट मतलब क्या होता है, घिनौनी जो पॉलिसी थी ऑफ रेशियल सेग्रीगेशन, जिसमें जो दक्षिण अफ्रीका जो गणराज्य है ना, रिपब्लिक सेंस जो गणराज्य है, उसमें जो नस्लीय अलगाव व उत्पीड़न की घृणित नीति थी। क्या, ये अपार्थाइड। ओके, अपनी वोकैब को अगर आपको अच्छा करना हो, आप डेली एक वीडियो देखिए, आपकी डेफिनेटली वोकैब में आप डिफरेंस पाएंगे कि आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स याद हो रहे हैं। और मॉर्निंग में सेम वीडियो को आप दोबारा से देख लीजिए, या आपका अगर इच्छा हो तो आप लिख लीजिए, आपकी वोकैब डेफिनेटली अच्छी होगी। अपैथी, अपैथी इट इज़ अ नाउन, इसका मतलब क्या होता है, उदासी। जब हम बहुत उदास होते हैं, उदासीनता, लैक ऑफ इंटरेस्ट किसी चीज़ में। देखिए, उदासी और दुख बोथ आर डिफरेंट। उदासी किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा, आप दुखी नहीं है पर आपको इंटरेस्ट नहीं है। लैक ऑफ फीलिंग्स, इनडिफरेंस, लैक ऑफ इंटरेस्ट, मैंने दो बार, लैक ऑफ कंसर्न, किसी की चिंता कम करना, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हम बोलेंगे अपैथी। ही वॉज संक इन अपैथी आफ्टर हिज फेलियर, जब वो फेल हो गया तो वो किस में डूब गया, उदासीनता में, क्योंकि फेल पास दैट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ।
लेकिन जब कोई इंसान ज़्यादा हर्ट हो जाता है, कुछ कुछ लोग होते हैं जिनके ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ जाता है, तो वो किस में डूब गया? उदासी में। द कैंपेन फेल बिकॉज ऑफ पब्लिक अपैथी। जो कैंपेन था वो क्या हो गया? फेल हो गया, क्योंकि जो जो पब्लिक थी, जनता थी, उनमें बहुत ही लैक ऑफ इंटरेस्ट था उस कैंपेन को लेकर के। अफोरिज्म। अफोरिज्म क्या होता है? ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है कोई भी कहावत और सूक्ति। अ ब्रीफ, बहुत ही स्मॉल वे में आप किसी अपनी कंप्लीट बात को कहावत में कह दे रहे हैं, छोटे से उसमें। प्रोवर्ब, ऑफन विटी सेइंग, बहुत स्मॉल, जैसे शाहरुख बहुत स्मॉल स्मॉल मतलब पूरे पूरे स्टेटमेंट को बड़े स्मॉल फ्रेसेस में बोल देता है, उसको बोलते हैं। ओके। सेइंग, कोई भी तरह की कहना कि कोई इंसान क्या कह रहा है। मैक्सिम, एडिज, एपिग्राम, ये सब ही कहावत के ही अर्थ होते हैं। इट इज़ एन ओल्ड अपोरिज्म, ये एक बहुत पुरानी क्या है? कहावत है। बेंजामिन वॉज फॉन्ड ऑफ अपोरिज्म, जो बेंजामिन था वो कैसा है? उसको बहुत ही रुचि है कहावत बोलने में। तो इस दैट इज अपोक्लप्स, इट इज कॉल्ड अपोक्लप्स। ये सिलेबल्स में आप बांट लीजिएगा। ये एक नाउन है जिसका अर्थ होता है कयामत या किसी भी तरह की आकाशवाणी। आकाशवाणी जो प्रोफेसी होती है उसको कहते हैं। ओके। अब प्रॉफिट रेवल्यूशन, जो प्रॉफिट के थ्रू आगे भविष्य के बारे में भविष्यवाणी जो की जाती है ना, उसको बोलते हैं कि आने वाले समय के बारे में बताया जाता है, उसको बोलते हैं अपोक्लिप्स। द टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड का खत्म हो जाना भी अपोक्लिप्स में कंसीडर होगा। स्पेशली वन कंसर्निंग द एंड ऑफ द वर्ल्ड, जो इसको बताया जाता है कि आने वाले समय की खत्म होने की चिंता करने को का यहाँ पे कंसीडर किया गया। इसका अर्थ होता है, ये मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल डाल दिया, पर इसका ये अर्थ है, ये मीनिंग है इसकी। ओके, दिस इज नॉट अ एग्जांपल, पर इट इज़ अ मीनिंग ऑफ अपोक्लिप्स, ये इसी से रिलेटेड है। ओके, एग्जांपल ये है। Apocalypse can be used to describe utter destruction caused by war or natural disaster. जो apocalypse होता है उसको वो डिस्क्राइब कर सकता है, क्या डिस्क्राइब करता है? utter destruction, completely, संपूर्ण डिस्ट्रक्शन, जिसको completely नष्ट किया जाता है, caused by war or natural disaster। किसी भी तरह की जो वॉर होती है, जो युद्ध होता है, चाहे आप देख सकते हैं कहीं पर भी अगर युद्ध हुआ है, अभी रिसेंटली हमारे अगर हम देखें तो अभी रिसेंटली जो गाज़ा और फ़िलिस्तीन के बीच में जो युद्ध हुआ है, वो उसने क्या किया? पूरे कंप्लीट उस साइड के एरिया को, वहाँ की जगहों को क्या कर दिया? कंप्लीटली डिस्ट्रक्ट कर दिया, ख़त्म कर दिया है। और नेचुरल डिज़ास्टर में होगा आपका जैसे अर्थक्वेक आ गया, कोई भी फ्लड आ गया। अर्थक्वेक का मतलब भूकंप, फ्लड मतलब बाढ़ आ जाती है, तो ये नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, तो ये इसके लिए यूज होता है। देखिए ये वाला जो ब्लैक मैंने इधर कर दिया है, ये इसका मीनिंग है, इसका एग्जाम्पल नहीं है। अनदर इज अप्रॉक्फुल, ये है अप्रॉक्फुल, इतना इसमें झूठा या शंका, ये एक एडजेक्टिव भी होता है। फिक्टिशियस, स्पूरियस, ये इसके एग्जाम्पल है जहाँ पे हम किसी भी तरह का झूठ या कोई जाली का काम कर रहे हैं। ओके। इमेजिनरी, फॉल्स, मेड अप, अनट्रू, जो सच्चा नहीं होता उसे कहते हैं फैब्रिकेटेड। फैब्रिकेटेड भी मतलब क्या होता है? अप्रॉक्फल होता है। द होल स्टोरी वॉज अप्रॉक्फल, जो पूरी स्टोरी थी वो पूरी कैसी थी? एक झूठ से भरी हुई थी, मतलब इमेजिनरी थी। ओके, आप ये कह सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप हमेशा झूठ बोल या झूठ को कंटिन्यू करें या रिपीट में अपने माइंड में सोचें, इसका मतलब यही होता है। इसका अर्थ और इसके ये सिनोनिम्स हैं। ओके, तो आप अगर वर्ड को अच्छे से याद कर लेंगे तो उससे रिलेटेड वर्ड्स और आपको अपने आप से आपको आपके रिटेन, जब आप याद करेंगे तो आपका रिटेंशन स्पैन में वो अपने आप से याद हो जाएंगे। ओके, तो ईजिली समझिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। एन अप्रॉक्फुल स्टोरी इज वन whose truth is not proven or whose falsehood is strongly suspected। कोई भी अप्रॉक्सिमल जो स्टोरी होती है, कोई भी झूठी या स्टोरी कहानी बताई जाती है, कोई भी इमेजिनरी स्टोरी बताई जाती है, वो क्या होती है? पहली बात तो ये होती है कि उसमें सच साबित नहीं किया जा सकता। अनदर इज दैट whose falsehood is strongly, जिसमें सबसे ज़्यादा झूठ का होना क्या होता है? शंका युक्त होता है, कि उसमें पहले से पता होता है कि अरे ये झूठी है, ये जो स्टोरी बता रहे हैं ये गलत ही है। तो पहले से ही जिस चीज़ में आपने सस्पेक्ट कर लिया, तो वो आप सोच लीजिए, सस्पेक्ट इन द सेंस डाउट कर लिया, किसी में शंका कर लिया। अपोस्थेसियस, ये एक क्या है? नाउन है जिसका अर्थ होता है गुणगान करना या आदर्श होना। एलिवेशन टू डिवाइन स्टेटस, कल्मिनेशन, क्लाइमेक्स, पिनकल,
सबमिट, जिनिथ, पीक क्राउनिंग मोमेंट, ये सारे जो इससे सिमिलर वर्ड्स हैं, हाउ वुड यू लर्न इट? अब आप कहेंगे मैम इतने वर्ड से याद कैसे करें? देखिए जब आप इसको वर्ड को याद करते हैं, पहली बात तो ये कोई भी डिफिकल्ट वर्ड को आपको याद करना है, आप उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। अनदर थिंग इज दैट जब आप इनको याद करते हैं तो उससे रिलेटेड वर्ड को जरूर पढ़ते रहिए। आप एक वर्ड को 5 टाइम्स ही पढ़ेंगे तो उससे सिमिलर वर्ड्स आपके माइंड में और अपने आप से वो रिटेन हो जाएंगे। हमारे ब्रेन में ऐसे वैसे सेल्स होते हैं कि आप जैसे जो भी पढ़ते हैं वो आपको रिटेन होता है। हमें लगता है कि हम भूल गए, लेकिन जब हम देखते हैं तो हमें याद आ जाता है। ये मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। ओके, सो दिस द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, ये इसका एग्जाम्पल नहीं है, ये इसका मीनिंग है। मैंने गलती से ये यहाँ की जगह यहाँ हो गया और उसको मैंने फिर हाईलाइट ब्लैक से कर दिया है, तो ये मीनिंग है। द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, जैसे परफेक्ट एग्जाम्पल में अगर हम इनको अपोस्थेसिस के लिए बोलेंगे तो एक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश के जो प्रेसिडेंट थे, वो बहुत ही कैसे थे, इसी तरह के इंसान थे जिनको हम बहुत आदर्श के रूप में देखते हैं। ओके, बहुत सादा जीवन और बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने हमारे देश के लिए जो भी काम साइंस फील्ड में किया। देयर लीडर वॉज द अपोस्थेसिस ऑफ करेज, जो उनका लीडर था वो कौन था? उसके अंदर वो जील थी, वो चीज़ थी जिसकी वजह से उनको लीडर बनाया गया, और वो बहुत ही आदर्श था। जब तक आप खुद उस चीज़ में आपके अंदर वो तरह के एट्रीब्यूट्स नहीं होंगे, आप दूसरों के लिए एग्जाम्पल कैसे सेट करेंगे? तो दैट इज इंपॉर्टेंट। अपीज, अपीज मतलब क्या होता है? ये एक वर्ब होती है जिसका अर्थ होता है शांत करना या मनाना। टू पैसिफाई विद द गिवन इनटू, किसी भी चीज़ को आप शांत करने के पर्पज से बोल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अपीज। किसी भी परिस्थिति को में आप शांति बना रहे हैं उसको हम बोलेंगे पीस। पैसिफाई, मेक पीस, कंसीलिएट और प्लेकेट, ये सब इसी के ही एग्जाम्पल हैं। ये एक वर्ब है। जैसे हम वर्ब को कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे देखिए लैरी अपीज्ड, यहाँ पे लैरी ने क्या किया, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई तो ये पास्ट टेंस बन गया। लैरी ने अपनी माँ को क्या किया, शांत किया। मम्मी गुस्से में होंगी, एंग्री मदर लिखा है। दे हैड नो पब्लिक ओपिनियन टू अपीज, और उनका कोई भी पब्लिक ओपिनियन क्या नहीं था, दे हैड नो पब्लिक ओपिनियन टू अपीज, उनके पास कोई भी पब्लिक ओपिनियन नहीं था शांत करने के लिए। ओके, अप्रिशिएट, अप्रिशिएट क्या होता है? ये एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है सराहना या गुण जानना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को बताऊं कि अभी मेरा कंप्लीटली पूरा 1 मंथ अगर देखें अपलोडिंग वीडियोस के बेसिस पे अभी नहीं हुआ, एंड आई हैव सीन दैट वी हैव 50 सब्सक्राइबर। तो अगर बोले तो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर बहुत कम है, क्योंकि मेरे को जो भी सब्सक्राइबर, अगर कोई भी जन सब्सक्राइब कर रहा है तो वो वैसे बहुत ऑथेंटिक सब्सक्राइबर हैं, क्योंकि जो देख रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। एंड आई वाज सो हैप्पी क्योंकि उन लोगों ने मुझे अप्रिसिएशन में उन्होंने मुझे एक मेल भेजा, एंड आई एम रियली ग्लैड टुडे। दैट्स व्हाई आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू दैट अप्रिशिएट किस तरह से किया जाता है, जहाँ पे टू इंक्रीज इन वैल्यू, जहाँ पे आपकी जो आप काम कर रहे हैं, जैसे मैं जो काम कर रही हूँ डेली बेसिस पे आपको कुछ कंटेंट वो कैप सेशन ले रही हूँ तो वो प्रोवाइड किया जा रहा है जिसमें वैल्यू जो बहुत ही वैल्यूएबल है। वैल्यूएबल सिर्फ उन्हीं को लिए, उन लोगों के लिए होगा जो पढ़ते हैं, जिनको ज़रूरत है, जिनको अपना वोकेबलरी अच्छी करनी है। हर जन के लिए नहीं है अप्रिशिएट। आप कहेंगे कि लोगों के बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें, अगर किसी चीज़ में जल्दी हो रही है उसका मतलब ये नहीं, उसका मतलब ये कि नीड कितनी है, किसी को सीखना कैसे है। रिस्पेक्ट, प्राइज, चेरिश, ट्रेजर, एडमायर। एक एग्जाम्पल दिया मैंने अभी रिसेंटली, एक जगह लिखा था स्टेटमेंट, द बाइबल इज अ ट्रेजर ऑफ विजडम। जो बाइबल है वो विजडम का, बुद्धि का जो खजाना होती है। आप बाइबल जितनी पढ़ते हैं आप उतने वाइस होते हैं, बुद्धिमान। इंटेलिजेंट तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग इंटेलेक्चुअली होते हैं, सीखते हैं तो हम इंटेलिजेंट है, उसमें मैं ग्रेड नहीं बताऊंगी। बट वाइस कैसे होते हैं, बुद्धिमान समझदार कैसे होते हैं? बाइबल पढ़ने से। और ऐसा नहीं, बाइबल पढ़ने से आप लोग जो भी धर्म की पुस्तक को पढ़ते हैं, जो भी चीज़ में आपके स्पिरिचुअल बिलीव है, उस बेसिस पे भी आप उससे क्या होंगे, बहुत समझदार होंगे। आई अप्रिशिएट योर हेल्प वेरी मच। मैं आपकी मदद की, या जो भी लोग मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं या जो भी मुझे वीडियो को लाइक कर, कल के वीडियो में मैं खुद आई हूँ, और आप कल के वाला जो हैप्पी न्यू ईयर वाला वीडियो है ज़रूर देखिएगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हियर अगेन आई वुड लाइक टू से अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और उसमें मैंने आकर के सबको थैंक्स गिविंग दी है, जो लोग मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं, एंड जिसकी वजह से धीरे धीरे सही पर हमारी जो एजुकेशन फैसिलिटेटर का जो चैनल है और जो हम कहें कि एक फैमिली की तरह से आगे बढ़ रहा है। सो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। हर फैमिली डजंट अप्रिशिएट हर, चाहे वो कुछ भी कर ले, कुछ जगह ऐसा होता है किसी की फीलिंग्स हैं, अगर हम कहें किसी की फीलिंग किया, कोई जन फील कर रहा है कि उसको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा उसके फैमिली में, तो वहाँ पे भी आप अप्रिशिएट का यूज़ कर सकते हैं। देखिए आप किस तरह से यूज़ करें। यहाँ पे हमने किस तरह से यूज़ किया, हमने यहाँ पे वर्ब की तरह यूज़ किया, क्योंकि अप्रिशिएट वर्ड अपने आप पे वर्ब है। अप्रीहेंसिव, अप्रीहेंसिव क्या है? अप्रीहेंसिव एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव पूरा वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा,
बहुत बेसिक है, मैं नहीं कहूँगी मैंने बहुत बहुत वैसा बताया है, लेकिन बहुत अच्छे से, जो कि आपके एग्जाम में भी आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि वो एक वीडियो नहीं है, 2-3 वीडियोज़ हैं, तो एक फंक्शनल इंग्लिश में वो आपकी मदद करेगा, आपके एग्जाम अटेम्प्ट में आपकी मदद करेगा। तो आप जाइए और देखिए वीडियो को ज़रूर। इसका अर्थ होता है भयभीत, ये शंकित होना, किसी भी चीज़ के लिए वरीड होना, एंशियस होना, एंग्जाइटी होना, अनईजी होना, या अलार्म्ड, नर्वस, कंसर्न, एजिटेटेड, ये इसके सब सिमिलर मीनिंग है। आप फिर से मैं आपको बता दूं, आप याद कैसे करेंगे? आप कहेंगे मैम ये ज़्यादा है, देखिए ये ज़्यादा नहीं होते। आप एक वर्ड को और उसके सिमिलर वर्ड्स को उसके साथ लिख लीजिए, रफ आप अपनी पूरी वोकैब की नोटबुक बनाइए। अगर आप इस तरह से सीखना चाहते हैं, अदरवाइज जो जन बुक से सीखना चाहते हो वो बुक से ही पढ़ते हैं। और आप यकीन मानिए, अगर आप बुक ये वीडियो की मदद से बुक से पढ़ते हैं तो आपको आसानी से रिटेन होंगे, आपके दिमाग में वो चीज़ें धारण हो जाएंगी, रिटेन इन द सेंस धारण हो जाएंगी। तो आप उससे कीजिए, आपको उससे मदद मिलेगी। ही फेल्ट अप्रीहेंसिव अबाउट गोइंग होम, उसने कैसे फील किया? बहुत ही भयभीत फील किया, उसको अच्छा नहीं लगा कि उसको क्या करना है, घर जाना है। द लॉन्ग डिलेड हैड मेड मी क्वाइट अप्रहेंसिव, और जो बहुत लंबा जो डिले हो गया उसने मुझे कैसा बना दिया? क्वाइट अप्रहेंसिव, बहुत ही शंकित या भयभीत बना दिया। यार ये बहुत लंबा डिले हो गया, या कि मेरा एग्जाम, या आप कोई भी चीज़, कोई भी आप किसी भी सिचुएशन में है जिसमें बहुत लंबा टाइम हो जाता है, तो उस वजह से हम कहीं ना कहीं हम वरीड हो जाते हैं, हम टेंशन लेने लग जाते हैं, एंजाइटी हो जाती है हमें। अप्रोब्रेशन, अप्रोब्रेशन क्या है? ये एक नाउन है जिसका अर्थ क्या होता है? प्रशंसा करना, प्रशंसा करना या समर्थन करना। समर्थन मतलब सपोर्ट करना। अप्रूवल, जहां आपको लोगों का अप्रूवल मिले, प्रेज मिले, अप्रूवल एक्सेप्टेंस मिले, जो भी आप काम कर रहे हैं। एंडोर्समेंट, इंकरेजमेंट, सपोर्ट, रिकॉग्निशन, अप्रिसिएशन, ये सभी इसी के ही सिमिलर वर्ड्स हैं। और ये सारे जो वर्ड्स हैं ये खुद भी अपने आप में नाउन जैसे यूज होंगे। ओके, द किंग रिसीव द ऑफिशियल अप्रोबेशन ऑफ द चर्च, जो किंग था उसको समर्थन मिला। किसका समर्थन मिला? लोगों का समर्थन मिला। अगर आप किंग की बात करें, राजाओं की बात करें, तो आप ये मत सोचिए कि पुराने समय में राजा ऐसे थे, नहीं। आज के टाइम में भी अगर आप इंग्लैंड को जाकर के देखिए, वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो आज भी किंग, फिर उसके बाद क्वीन, किंग, क्वीन और प्रिंस, उस तरह से चलती है। ओके, तो वहाँ पे जो चर्च का ऑफिशियली सपोर्ट किसको मिला? किंग को मिला। तो देखिए यहाँ पे ये किस तरह से यूज हुआ है, यहाँ पे एज अ नाउन हुआ है। आप पहचानेंगे कैसे मैम एज अ नाउन हुआ है? देखिए, मैंने जब आपको आर्टिकल्स बताया था तो मैंने आपको बताया था जो आर्टिकल्स होते हैं वो नाउन के लिए यूज होते हैं। जैसे यहाँ पे द का यूज अप्रोबेशन के लिए यूज हुआ है। अब देखिए यहाँ पे यूज भी अप्रोबेशन के लिए द का यूज हुआ है। द न्यू पॉलिसी, जो नई पॉलिसी, सपोज आप ये सोचिए कि अभी इलेक्शन से पहले कोई भी गवर्नमेंट न्यू पॉलिसी दे दे तो लोग बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाएंगे, और ये क्योंकि ये तरीके होते हैं वोट्स के, जल्द से जल्द हमें वोट मिले। और ऐसा नहीं है कि वोट्स इस तरह से अर्न किए जाने चाहिए। आप काम करिए, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, थोड़ा टाइम लगेगा बट आपका काम अच्छा तरह से प्रेजेंट होगा। तो अगर काम अपने सालों साल अच्छा किया है तो लोग आपको उसी बेसिस पे वोट भी करेंगे। सो यहाँ पे जो न्यू पॉलिसी आई, द न्यू पॉलिसी अर्न, और उन्होंने जो न्यू पॉलिसी आई, लोगों ने उसका बहुत क्या किया? समर्थन किया। ओके, अप्रोप्रिएट, व्हाट इज द मीन ऑफ अप्रोप्रिएट? दैट इज अ नाउन जिसका मतलब होता है हड़पना या अपनाना। ये एक, यहाँ पे ये जो वर्ड अप्रोप्रिएट, ये एक नाम की तरह से यूज हो रहा है। ओके, अगर ये वर्ब की एक वर्ड अलग अलग तरीके से सेंटेंस में यूज होता है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है अप्रोप्रिएट का अगर दूसरा वर्ड, अगर हम कोई भी अप्रोप्रिएट से रिलेटेड देखें तो हम कहें कि ये हम उस जगह यूज कर ले। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसी वजह से बहुत जरूरी होते हैं। पहले आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है क्या, आर्टिकल्स क्या होते हैं, नाउन क्या होती है, प्रोनाउन क्या होती है, और एडजेक्टिव क्या होते हैं, वर्ब क्या होती है, क्योंकि एडजेक्टिव, वर्ब और नाउन का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो इसको पहचानने में मदद मिलेगी। टू टेक आउट परमिशन, टू टेक विदाउट परमिशन, किसी चीज को विदाउट परमिशन निकाल लेना, उसको भी बोलेंगे। टेक ओवर, अज्यूम, सिक्योर, सिक्योर, एक्वायर, ये अप्रोप्रिएट के ही एग्जाम्पल है। अप्रोप्रिएट का मतलब अगर एक तरह से देखा जाए तो उचित भी बोलते हैं, कि अप्रोप्रिएट मैनर में काम करो, सही तरीके से काम करो। ओके, जीन्स आर नॉट अप्रोप्रिएट फॉर अ फॉर्मल पार्टी, जो जीन्स होती है वो क्या नहीं होती है? सही तरह की नहीं होती है, उसको हम नहीं अपना सकते हैं। क्यों नहीं अपना सकते? फॉर्मल पार्टी, अगर कोई पता है कि फॉर्मल पार्टी है उसमें आप जीन्स पहन के चले जाओ, सपोज कोई शादी है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं पहन सकते, पर फॉर्मली उसको कंसीडर नहीं किया जाता। अ डर्टी फेस इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द स्कूल फोटोग्राफ, जो गंदा फेस होता है उस वो क्या नहीं हो सकता? उसको स्कूल फोटोग्राफ के लिए वो सही नहीं होता है। तो अप्रोप्रिएट का यूज यहाँ पे किस तरह से हुआ है? सही तरीके से नहीं हुआ है, जैसे मैंने बताया आपको, उचित, उसको भी अप्रोप्रिएट बोलेंगे। ओके, एप्टीट्यूड। तो अब हम आज का जो सेशन है उसको कंप्लीट करने में जा रही हूँ। आप लोगों से बस यही अनुरोध है मेरा,
आप मेरा वीडियोस को जब देखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीटली देखिए। अनदर थिंग इज़ दैट मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और लाइक करने से मुझे बस मोटिवेशन मिलता है। मैं जो काम कर रही हूँ वो लोगों की समझ में आ, अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है या आपको ऐसा लगता है कि मुझे चेंजेस करनी चाहिए, काइंडली डू लेट मी नो। मैंने कल भी बोला था अपने वीडियो में, जिसमें मैंने जो माय फर्स्ट इंटरेक्शन वाला जो वीडियो है जो मैंने कल अपलोड किया, आप उसमें जाकर के देखिएगा। मैंने उसमें जो भी पॉइंट्स है बस वो अपने रखे थे। बहुत छोटा वीडियो है। एंड शेयर कीजिए जो स्टूडेंट जो भी पढ़ना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं वो स्टूडेंट हो, अगर कोई भी जन वोकैब अपनी अच्छी करना चाहता है, क्योंकि ये वर्ड पावर मेड इजी जो डिक्शनरी है उससे लिए जा रहे हैं वर्ड्स, मैं उसी को ही सिर्फ कंसीडर कर रही हूँ। और ये बहुत हेल्पफुल है। अगर आप डेली एक सेशन ले रहे हैं 15-20 मिनट का, दैट इज़ सफिशियंट टू लर्न और टू इंक्रीज योर वोकेबलरी। एप्टीट्यूड क्या होते हैं? जैसे कहते हैं ना, एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, हमें जो हम टीचर्स होते हैं हम लोगों को सिखाया जाता है। तो वो कौशल, आप जिस काम को कर रहे हैं उसमें आप कितने अच्छे आपकी प्रतिभा को निखारने के लिए किया जाता है, उसको बोलते हैं योग्यता, उसकी योग्य बनाना। कौशल, कैपेसिटी फॉर लर्निंग, किसी के अंदर क्षमता, सीखने की क्षमता, कुशल होना, और उस चीज़ को, उस कौशल को, कुशल नहीं, कौशल, कौशल मतलब होता है स्किलफुल, स्किल होना आपके अंदर। नेचुरल एबिलिटी, कुछ लोगों में बहुत सारी चीज़ों की नेचुरल, जो जिसको कहा जाता है गॉड गिफ्टेड होते हैं। स्किल, एबिलिटी, टैलेंट, आर्ट, एप्टीट्यूड, मास्टरशिप, ये सब एप्टीट्यूड के ही एग्जाम्पल्स हैं। सुमित हैज़ अ नेचुरल एप्टीट्यूड फॉर टीचिंग, और जो सुमित है उसके अंदर क्या है? नेचुरल एप्टीट्यूड है। नेचुरली उसका जो समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, इसलिए उसके अंदर जो टीचिंग स्किल्स है वो बहुत नेचुरली है। संध्या शोड अ नेचुरल एप्टीट्यूड फॉर द वर्क, जो संध्या है उसने क्या किया? अपने जो उसकी योग्यता थी उसको अपने काम के लिए दिखाया। ओके, काम जो उसको जो भी वो काम करती थी, उसकी जो नेचुरल है उसके अंदर एबिलिटी थी, उसके स्किल्स थे, उसको अपने काम के लिए दिखाया। तो यहाँ के लिए हम किसको यूज़ करेंगे? एप्टीट्यूड का यूज़ करेंगे। आर्बिटर, आर्बिटर कौन होते हैं? ये आज का हमारा लास्ट वर्ड है। ये एक नाउन है। पहली बात, जैसे मध्यस्थ, पंच, पंच का मतलब क्या होता है? जो पूरे गांव के लिए जो 5 लोग होते हैं गांव के, तो उस बेसिस पे ये जो है वो पूरे गांव में जिस भी तरह की समस्या है उसको ये 5 लोग बैठ के अपने मत से उसको क्या करते हैं? जो जो लोगों की प्रॉब्लम है अपने मत से, मतलब एज अ मीडिएटर होते हैं, क्या बोला जाए। ओके, वन हु डिसाइड्स, जो निर्णय लेता है, जो जज करता है। मॉडरेटर होता है, मीडिएटर होता है, मैं बोल चुकी हूँ, मिडिल मैन, नेगोशिएटर, गोअर, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये सब आर्बिटर के ही एग्जाम्पल्स हैं। एंड्रू वॉज द सॉरी एंड्रू वॉज द आर्बिटर ऑफ द डिसएग्रीमेंट। जो एंड्रू था वो क्या था? आर्बिटर था, बीच का जो मीडिएटर था वो कौन था? वो कोई भी तरह का डिसएग्रीमेंट हुआ जिसको लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, उसके बीच में कौन था? वो एंड्रू था, मध्यस्थ था, जो 2 पार्टीज के बीच में समझौता करा रहा था। एग्जैक्टली मैं वर्ड वो याद करी थी, जो समझौता कराने वाला, जो बीच का होता है ना, उसको बोलते हैं हिंदी में, मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बिचौलिया को बोलते हैं। हाँ, अ जज इज एन आर्बिटर, जो जज होता है, जो निर्णय लेता है, वो भी आर्बिटर होते हैं। वो सारे सबूतों के साथ, सारे गवाहों और सारी चीज़ों को ध्यान में रख के, कंसीडर करके फिर वो फैसला सुनाता है। तो द ही इज ऑल्सो एन आर्बिटर। 90 वर्ड्स मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ अलॉन्ग विद द सिनोनिम्स, और पार्ट्स ऑफ स्पीच बताती चलती हूँ, एंड अलॉन्ग विद एग्जाम्पल, जिससे एक्सप्लेन हो सके। अगर आपको अपनी वोकेबलरी अच्छी करनी है तो पूरा सेशन अच्छे से देखिएगा। सो 91 इज आर्बिट्री। आर्बिट्री क्या होते हैं? आर्बिट्री मतलब मनमाना, जो सनकी होते हैं, मनमौजी टाइप के लोग होते हैं, उनको बोलते हैं। ये आर्बिट्री एक एडजेक्टिव है जिसमें ये विशेषता होती है, जो इस तरह के लोग होते हैं, लाइक रैंडम, कैप्रिशियस, इनकंसिस्टेंट, जो नियमित नहीं होते हैं, रेगुलर नहीं होते, अपने काम में जो कंसिस्टेंट नहीं होते हैं, विम्सिकल, चांस, एरेटिक, अनप्रिडिक्टेबल, इनके बारे में कहीं नहीं जा सकता है, मतलब अपने मूड वाले हिसाब के जो लोग होते हैं, इनके अंदर इस तरह की प्रवृत्ति होती है, उनको बोलते हैं, उनके अंदर ये गुण पाया जाता है। अ गुड जज डज नॉट मेक आर्बिट्री डिसीजन, जो एक अच्छा जज होता है वो कभी भी मनमौजी डिसीजंस नहीं लेता है। पहले वो सारे सबूतों को और जो भी गवाह होते हैं या जो भी उनका पूरा प्रोसेस होता है उसमें वो जब पूरा कंफर्म हो जाता है तो उस बेसिस पे वो क्या लेते हैं? फैसले लेता है। माई चॉइस इज ऑलवेज आर्बिट्री, मेरा जो भी चुनाव है वो मनमौजी है, मैं अपने हिसाब से चलता हूँ। कुछ लोग होते हैं मेरी चॉइस मेरे हिसाब की है। आखिरी, ये भी क्या है?
एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है रहस्य या किसी भी प्रकार का भेद, कोई भी सीक्रेट होता है, कोई जन कुछ छुपाता है उसको बोलते हैं। लाइक हिडन, लाइक कंसील, जैसे मेकअप जब भी करते हैं तो कई बार कंसीलर लगाते हैं, कंसीलर मतलब कोई भी दाग धब्बे हो तो उसको छुपाने के लिए, तो जस्ट लाइक दैट। क्लैंडस्टाइन, निमेटिक, मिस्टीरियस, सीक्रेट, द सेम, ऑल वर्ड्स आर सिमिलर। ये सारे इसी के ही एग्जाम्पल्स हैं। ओके, तो चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। और ये इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव, जिसको हम हिंदी में विशेषण बोलते हैं। इट इज नॉट एग्जैक्टली अ क्रेन नॉलेज, ये वास्तविक में एक मिस्टीरियस कोई सीक्रेट वाली क्या है नॉलेज नहीं है। आप एग्जाम्पल अपने हिसाब से बना सकते हैं, बस आपको ये पता हो कि जो भी आप वर्ड यूज कर रही हैं वो विशेषता बता रहा हो। किसकी विशेषता बता रहा हो? नाउन की, संज्ञा की विशेषता बता रहा हो। जैसे यहाँ पे अ क्रेन नॉलेज, नॉलेज क्या है? नाउन, इसकी विशेषता क्या बता रहा है? क्रेन, मिस्टीरियस, हिडन नॉलेज। ही वॉज द ओनली पर्सन हु अंडरस्टूड ऑल द क्रेन डिटेल्स। देखिए यहाँ पे भी ये डिटेल के लिए आया है द, और ये अक्रेन क्या है? एडजेक्टिव है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं उसको हमें सेंटेंस में किस तरह से यूज़ करना चाहिए। कैसे पता होगा आपको? अच्छे से जो एडजेक्टिव है, वर्ब है, नाउन, प्रोनाउन, इनके बारे में भी पता होना चाहिए। आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। मैंने फंक्शनल इंग्लिश के कुछ वीडियोस बहुत छोटे छोटे, मतलब बहुत ज़्यादा एक बार में लंबा सेशन नहीं लिया, पार्ट्स में लिया है। होपफुली आपको मदद करेगा। आप देखिए। So he was the only person who understood all the crane details of the agreement. कोई भी व्यक्ति हो, मतलब कोई भी यहाँ पे ही इन द सेंस कोई आदमी है। ही वॉज द ओनली पर्सन, वो एक ऐसा इंसान था हु अंडरस्टूड, जो सारे रहस्यों, सारे एग्रीमेंट, जो भी एग्रीमेंट में सारे जो भी डिटेल्स थे, हिडन थे, उन सब के बारे में वो क्या करता था? वो समझता था, वो सब चीज़ों को जानता था, ऑलरेडी जानता था। आर्किक, देखिए बोलेंगे कैसे इसको? आर्किक। ओके, आपका प्रोनाउंसिएशन भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे भी बोलती हूँ कि जो बोल रही हूँ वो बोलने में आप लोग भी उसको सुन करके अच्छे से समझ करके खुद भी अच्छे सही प्रोनाउंस कर सके। सो इट इज़ आर्किक मीन्स पुराना, बहुत प्राचीन, एंशियंट हो, जो बहुत पुराना हो, नॉट पुराना बट एक्सट्रीम ओल्ड, बहुत पुराना हो। एंशियंट, आउटडेटेड, जो प्रचलन में नहीं हो उसको बोलते हैं। आउट ऑफ डेट, जो आजकल के समय में नहीं चल रहा हो, बहुत पुराने, सालों साल पुराने जो चीज़ें हो जाती हैं उनको बोलते हैं। एनाक्रोनिस्टिक, ओल्ड फैशन, आउट मोडेड, बाईगॉन और एंटिक, ये सब वही उदाहरण है जो कि एग्जिस्ट नहीं करते हैं राइट नाउ, बहुत पुराने चीज़ को बोलते हैं। एंटिक जो बहुत प्राचीन होता है, जो प्रचलन में नहीं होता है। द सिस्टम इज आर्केक एंड अनफेयर एंड नीड्स चेंजिंग, जो सिस्टम है बहुत पुराने समय से चलता हुआ आ रहा है, तो और ये जो सिस्टम पुराना चलता हुआ आ रहा है ये बहुत आज के टाइम के लिए अनफेयर है, इसको बदलने की क्या है? ज़रूरत है। द टेक्स्ट वॉज फुल ऑफ आर्केक स्पेलिंग, जो पुरानी जो स्पेलिंग्स, पुराने जो लैंग्वेज यूज़ की जाती थी वो स्पेलिंग्स इसमें पूरा जो टेक्स्ट है लिखा हुआ है। तो आप इस तरह से आर्किक का यूज़ कर सकते हैं। आर्केटाइप, आर्केटाइप एक नाउन है, इसका अर्थ होता है असली नमूना या मूल रूप, आदर्श। एन ओरिजिनल मॉडल और पैटर्न, अ वेरी टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ अ सर्टन पर्सन और अ थिंग, मतलब बहुत ही क्या कहा जाए, कोई इंसान आपकी लाइफ में आदर्श हो एकदम, जो बहुत ही आपको लगे कि बहुत ही ऑथेंटिक है, जिससे चीज़ें सीखी जा सके, तो उसको भी हम बोलेंगे। लिखा है ना, मूल रूप, आदर्श। आदर्श क्या होता है? आइडल्स, जिसे हम फॉलो कर सके। द बिब्लिकल मैरी इज अ पावरफुल कल्चर आर्किटाइप हु स्टोरी हैज स्पोकन टू women अक्रॉस द सेंचुरीज। बिब्लिकल कैरेक्टर है, बाइबल से लिया हुआ कैरेक्टर, जो मैरी है, मरियम, जीसस की जो मदर थी। शी वॉज वर्जन when she was pregnant, because she was pregnant by the grace of God की ब्लेसिंग्स के थ्रू वो प्रेग्नेंट हुई थी। एंड शी वॉज ओनली इंगेज एट दैट टाइम, वो उस समय उनकी सिर्फ मगनी हुई थी। तो दैट इज़ वाई पीपल यूज टू जस्ट फॉलो हर, क्योंकि शी वॉज अ मदर ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड शी वॉज रियली अनॉइंटेड बाय द गॉड। वो गॉड की तरफ से अनॉइंटेड थी। अनॉइंटेड मतलब क्या कहते हैं? अभिषिक्त थी वो। तो बहुत ही क्या है, बहुत ही मूल रूप, आदर्श के रूप में उनको प्रेजेंट किया जाता है। इवन इफ आई वुड से, जो कैथलिक्स होते हैं, क्रिश्चियंस में क्या बोलते हैं, कम्युनिटीज़ में, वो कैथलिक्स जो होते हैं वो मैरी की पूजा करते हैं, वो तो उनको पूरा कंप्लीटली फॉलो करते हैं। ओके। ओडिसियस, ये एक ग्रीक कैरेक्टर है, ऐसा कैरेक्टर है जिसके बारे में बोला जाता है जिसने अपनी खुद की सगी मदर से शादी कर ली थी। तो ये बहुत पुराना कौन है?
ऑफ द वॉन्डरर, ये यात्रा में मिला था, मतलब एक यात्री था। इज द आर्किटाइप ऑफ द वॉन्डरर, वॉन्डरर कौन होते हैं? जो यात्री होते हैं उनको बोला जाता है। और ये बहुत फेमस है इंग्लिश लिटरेचर में। ओडिसियस जो है, इसकी पूरी स्टोरी बहुत फेमस है, स्पेशली पोस्ट ग्रेजुएशन में। ओके, नाउ 95 आर्डेंट। आर्डेंट कौन है? आर्डेंट एक एडजेक्टिव है, इट मीन्स उत्साही, जो बहुत इंकरेजिंग होते हैं ना। कुछ कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर ये स्किल होता है, बहुत अच्छा बोलने में बहुत निपुण होते हैं, पैशनेट होते हैं। ईगर, अविड, फॉरबिट, जीलियस, होल हार्टेड, इतने अच्छे होते हैं बोलने में कि पूरे पूरे लोग जो होते हैं उनकी सिर्फ बातों से ही इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। ये भी अपने आप में एक गुण है, स्किल है, और कुछ लोग डेवलप करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। ही इज़ एन अर्जेंट सपोर्टर ऑफ द लोकल फुटबॉल टीम। वो किस तरह का सपोर्टर था? बहुत ही उत्साही समर्थक था, जो कि लोकल फुटबॉल टीम थी उसका वो क्या था? एक अर्डेंट सपोर्टर था। शी वॉज अ पोइट, पोइट भी बोलते हैं और पोइटस भी बोलते हैं इंग्लिश लिटरेचर में। जो अगर फीमेल होती हैं और वो जो कविताएं लिखती हैं उनको पोइट भी कंसीडर किया जाता है। वर्ड अगर हम चाहें तो पोइटस भी बोल सकते हैं और हम पोइट भी बोलते हैं। ओके, तो ये मत सोचिएगा कि शी लिखा है तो हमने पोइट क्यों लिखा है। शी वॉज अ पोइट एंड एन अर्डेंट स्पिरिचुअलिस्ट। वो क्या थी? एक तो कवित्री भी थी और बहुत ही उत्साही स्पिरिचुअलिस्ट, मतलब जो बहुत ही आत्मिक होते हैं ना, उसमें भी वो बहुत थी। आर्जुअस, ये आर्डुअस नहीं है, आर्जुअस है, तो इसी वजह से बोलने में ध्यान रखिएगा। आर्जुअस ये भी एक एडजेक्टिव है, इट मीन्स कठिन होता है, जो हार्ड होता है, डिफिकल्ट होता है, हैवी होता है, विगोरियस होता है, लेबोरियस होता है। ये सब इसी से रिलेटेड सिनोनिम्स है। बर्डनसम होता है, स्ट्रेनियस होता है, ये सारे ही इसी के ही रिलेटेड क्या हैं? सिनोनिम्स हैं। सिनोनिम्स जो इनके सिमिलर वर्ड्स हैं। ओके, देखिए कितने ढेर सारे वर्ड्स हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने आपको सिर्फ एक वर्ड पढ़ा है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि एक वर्ड के अंदर अलग अलग देर आर मैनी नंबर ऑफ वर्ड्स, और आप बहुत आसानी से इन वर्ड्स को याद कर सकते हैं। आपका इंपॉर्टेंट वर्ड ये हैं, क्योंकि ये वो वर्ड्स हैं जिनके हमें अर्थ तो हम ईजिली जानते हैं। ये वर्ड्स हम डे टू डे, ये वाले जो वर्ड्स हैं हम इनको डे टू डे लाइफ में हम यूज़ करते हैं। पर ये जो वर्ड्स हैं ना, आर्जुअस, अर्डेंट, ये वर्ड्स मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम्स में आते हैं और हमें पता होता है इनके बारे में, पर फिर भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हम इन वर्ड्स के साथ कनेक्टेड नहीं रहते। हमारी बोलचाल में नहीं ये वर्ड्स होते हैं, क्योंकि हम लोग इंडियंस हैं। तो हम लोग वो ज़रूरी थोड़ी ना कि हम बहुत ही, अगर आप डेली न्यूज़पेपर देखते हैं, मैं न्यूज़पेपर जब पढ़ती हूँ इंग्लिश का, तो मैं बहुत सारे ऐसे वर्ड्स देखती हूँ जो मैं खुद भी बहुत बार फेमिलियर नहीं होती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको अपनी वोकैब अच्छी करनी है, आप डेली न्यूज़पेपर पढ़िए। आपको अगर टाइम्स ऑफ इंडिया अच्छा लगता है, आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़िए। आपको द हिंदू अच्छा लगता है, आप हिंदू पढ़िए। और अगर आपको फिर भी दिक्कत आती है तो आप कोई भी अच्छा वीडियो देखिए जिसके थ्रू आपको इनको एनालाइज करते ना, जैसे कोई भी न्यूज़पेपर को एनालाइज किया जाता है, तो उस बेसिस पे देखिए, उसमें भी आपको बहुत अच्छे वर्ड्स मिलेंगे। बट द थिंग इज दैट यू विल हैव टू लर्न एट द एंड ऑफ द डे, यू विल हैव टू just enrich your vocabulary. You will have to just write down or jot it down in a notebook to learn it. आपको याद कैसे करना है, ये आपका तरीका होना चाहिए। आप कैसे याद करेंगे, क्योंकि vocab बहुत अगर बोलेंगे तो बहुत ईजी वर्ड लगता है, बट जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है मैंने सब पढ़ा, मैं सब भूल गई। तो उसको आप हमेशा वोकेबलरी को याद करने का सिर्फ एक तरीका बहुत अच्छा है कि आप जब वोकेबलरी पढ़ते हैं तो उसको आप एक दो बार अच्छे से देखें, वीडियोस भी देखें, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद होती हैं इस तरह से चीज़ें, तो मैं बस आपको बता रही हूँ। वैसे आपका अपना तरीका हो सकता है। आप उसको लिखिए और फिर उसको रिटेन होगा, डेफिनेटली रिटेन होगा। हमें लगता है हम भूल गए, बट ऐसा नहीं है, हम याद रखते हैं चीज़ें। द वर्क वॉज आर्जुअस, जो काम था वो बहुत था डिफिकल्ट था, कठिन था। अब वो कोई काम भी हो सकता है, कोई भी काम। कभी कभी आलसियों को तो साधारण से एक गिलास पानी लाना भी बहुत कठिन काम लगता है। द रिफ्यूजीज मेड एन अर्जुअस जर्नी थ्रू द माउंटेन, जो रिफ्यूजीज थे, शरणार्थी थे, उन्होंने क्या किया? जो सबसे कठिन जर्नी थी, उनकी यात्रा थी थ्रू द माउंटेन, जो पहाड़ों से होकर के थी। तो जब कोई भी तरह का कठिन काम आता है ना आपके ऊपर, चाहे वो कोई भी जन क्यों ना हो, मैं पर्सनली जानती हूँ, हम वो काम कर लेते हैं। हम ये नहीं सोच सकते कि हम नहीं कर सकते। when we don't have option, we have to do it, because there is no option. You will have to do it, you will have to go through it. एरिस्टोक्रेटिक, ये शाही और भव्य जो कुलीन वर्ग के लोग होते हैं। राइट नाउ इफ यू वुड लाइक टू सी, इंग्लैंड में अभी भी कुलीन तंत्र है। कुलीन मतलब शाही लोग, जो जिन जैसे राजघराने के जो लोग होते हैं उनको बोला जाता है। जैसे वहाँ पे क्वीन एलिजाबेथ और अब उनके बेटे हैं किंग जो बने हुए हैं, तो वो लोगों को बोला जाता है ऑफ नोबल बर्थ, स्नॉबिश,
noble title, upper class, blooded, high born, well born, partition, elite, grant. आप इसके करोड़ नाम रख दीजिए, मैं आपको पर्सनली बता रही हूँ, मैटर नहीं करता ब्लड में ये सब चीज़ों से क्या है. द थिंग इज दैट हाउ यू एग्जैक्टली आर, हाउ आर यू प्रेजेंटिंग योर सेल्फ, नॉट बिफोर द पीपल. लोगों के सामने आप कैसे खुद को प्रेजेंट करते हैं, दैट इज नॉट अ पर्सन कि आप क्या हैं. इंटरनली आप कैसे हैं, दैट मैटर्स अ लॉट. ठीक है, तो मेरा बस इतना है कि ये जो इतने ढेर सारे उन्होंने एडजेक्टिव्स दे दिए हैं, दैट इज़ ओके, लर्न इट. बट ये मत सोचिए कि बस यही सब कुछ है. ओके, डायना जैसे प्रिंस जो यहाँ पे देखिए प्रिंसेस थी, और मैंने इनके कुछ इंटरव्यूज़ देखे हैं जिसमें इन्होंने अपने बारे में खुद ही कुछ चीज़ें प्रोफेसी कर दी थी. और शी हैड सीन वर्स्ट टाइम, मतलब शी वॉज प्रिंसेस, ब्यूटिफुल लेडी, और इतनी एलिगेंट थी, उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत वर्स्ट टाइम देखा था. तो और प्रिंसेस ही रही, उन्होंने पहले जिंदा थी तभी उन्होंने कहा था कि मैं क्वीन नहीं बन पाऊंगी, और वो बनी भी नहीं क्वीन. डायना वॉज बोर्न इन टू एन एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, जो उनका जन्म हुआ था एक शाही फैमिली में हुआ था. एक एग्जाम्पल है, ओनली सिंपल. पैमला केम फ्रॉम एन एरिस्टोक्रेटिक बैकग्राउंड. जो पैमला है ये कहाँ से आई है, एक शाही फैमिली से आई है. आर्टफुल, ये एक एडजेक्टिव है. कपटी या निपुण, निपुण मतलब जो बहुत ही क्लेवर होते हैं, जो बहुत ही स्किलफुल होते हैं, जिनको पता है अपना काम कैसे निकलवाना होता है ना, वो. क्राफ्टी, विली, स्लाई, शार्प, अक्यूट, इंटेलिजेंट, क्लेवर, एज आई हैव टोल्ड यू, अलर्ट, कैन, डिसीटफुल. ये जो होते हैं ना, जैसे अगर ये वाला वर्ड देखे ना, तो ये इनका स्वभाव में छल कपट ये दिखती है. ओके, क्योंकि ये लोग बहुत शार्प माइंडेड होते हैं, उनको अपना काम कैसे निकलवाना है. ही इज अ मैन विद आर्टफुल स्पीच एंड फ्लशी मैनर्स. देख लीजिए, एग्जाम्पल ही इतना प्यारा दे दिया, और क्या है कि इतनी आर्टफुल स्पीच है, बात करके ऐसे लगे कि बस यही है जो है. एंड फ्लशी मैनर्स, बस दिखावे वाला, जो सामने से सिर्फ शो ऑफ करने वाला. ब्यूटीफुल शेप एंड आर्टफुल डिजाइन, ईजी टू टेक विद. जो ब्यूटीफुल शेप और निपुण, मतलब यहाँ पे आर्टफुल डिजाइन का मतलब बहुत ही स्किलफुल तरीके से जो डिजाइन किया गया है. ईजी टू टेक विद, जिसको आसानी से लिया जा सके. आर्टिफिस क्या होता है, ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है चालाकी या कोई भी युक्ति करना. अ क्लेवर ट्रिक, कनिंग, डिसीट, डिसेप्शन, डिसऑनेस्टी, चीटिंग, डुप्लिसिटी और गाइल. ये गाइल है, ग्वाइल नहीं है. ठीक है, इसको इस तरह से बोलेंगे, गाइल मतलब कपट. ये सब इसके सिमिलर वर्ड्स हैं. अ वुमेन ऑफ आर्टिफिस एंड फ्यूडरी. फ्यूडरी मतलब होता है किसी भी तरह का पाखंडपूर्ण व्यवहार, शो ऑफ वाला व्यवहार होता है, उसको बोलते हैं. और कोई भी, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी एग्जाम्पल आप पढ़ते हैं तो उसको पर्सनली मत लीजिएगा. एग्जाम्पल्स सिर्फ आपको याद करने के सिर्फ एक माध्यम है कि आप वर्ड याद कर सकें. ओके, तो जिस भी व्यक्ति में, कोई औरत नहीं, कोई किसी में भी अगर इस तरह का चालाकी युक्त या पाखंडपूर्ण व्यवहार होता है, उसमें इस तरह के वर्ड का हम यूज़ कर सकते हैं. ओके, द चाइल्ड चीटेड दैम विद आर्टिफिस. जो बच्चा था उसने किस तरह से धोखा दिया, चालाकी से, युक्ति बना करके धोखा दिया. ओके, असिडेंसी, ये क्या है, असिडेंसी ये एक नाउन है, मतलब प्रभुत्व, प्रधानता, जो डोमिनेटिंग होते हैं ना उसमें बोला जाता है, डोमिनेशन में बोला जाता है. सुपरमेसी, डोमिनेशन, अथॉरिटी, मास्टरी, रूल, कंट्रोल, कमांड, पावर, ये सब इसी के ही सिनोनिम्स हैं. स्मॉल कंप्यूटर्स हैव बीन इन ascendancy फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स. पिछले कुछ सालों में छोटे जो कंप्यूटर्स हैं उनका ही बोलबाला या उनकी ही प्रधानता रही है. ओके, The US gained ascendancy after World War II. जो World War II हुआ था, if I'm not wrong, 1939 और 40 अराउंड हुआ था. तो जो यूएस था, यूनाइटेड स्टेट, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रधानता प्राप्त की थी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद. सो आज के सेशन में इतना ही, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और डेली लर्न कीजिए, डेली वीडियोस देखिए, आपको बहुत मदद मिलेगी. एंड मैंने फेसबुक पे भी रिसेंटली पेजेस बनाए हैं, पेजेस को फॉलो कीजिए, डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा आपको. और डेली मिलते हैं, क्योंकि मैं डेली ही कोशिश कर रही हूँ कि मैं डेली ही एक सेशन तो ज़रूर अपलोड करूँ. मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू. हैव अ नाइस डे.